गरीब बहू के ससुराल आई भुक्कड़ सहेली। दोस्तों, तुम सब आ रहे हो शाम को मेरी बर्थडे पार्टी में? हाँ मोहिनी, लेकिन कौन कौन आ रहा है? ज्यादा लोग नहीं है, तुम, राज और आनंदी। मोहिनी, तुमने नीलम को नहीं बुलाया? आनंदी, तुम तो जानती हो ना वो कितनी बड़ी भुक्कड़ है। अगर उसे मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में बुला लिया तो पार्टी का सारा खाना खा जाएगी। ये बात तो तुमने ठीक ही कही, वो है ही भुक्कड़। तुम्हें लास्ट टाइम की पार्टी याद नहीं, कैसे उसने नील की बर्थडे पार्टी का सारा खाना खुद का अकेले खा लिया था। बेचारे नील को दोबारा सारा खाना ऑर्डर करना पड़ा था। अच्छा हुआ तुमने नीलम को अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में नहीं बताया। आनंदी नीलम की बहुत अच्छी दोस्त होती है। अपने दोस्त के बारे में ऐसा सुनकर आनंदी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चुपचाप चली जाती है। अरे आनंदी, तुम यहाँ बैठी हो, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? किस चीज के लिए रेडी होना है? अरे तुम्हें याद नहीं, आज मोहिनी की बर्थडे पार्टी है, जल्दी से रेडी हो जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। उसने तुम्हें बुलाया है अपनी पार्टी में, इसमें बुलाने जैसा क्या है? हम सब दोस्त हैं और दोस्त को इनवाइट नहीं किया करते, दोस्त खुद ही जाते हैं। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। आनंदी को उसके दोस्त की कही हुई बातें याद आ जाती हैं, लेकिन नीलम को बुरा ना लगे इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताती है। आनंदी जल्दी से रेडी होती है और मोहिनी की बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाती है। मोहिनी जैसे ही अपनी पार्टी में नीलम को देखती है, मोहिनी के साथ साथ उसके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। अरे मोहिनी, तुमने नीलम को अपने बर्थडे पार्टी में क्यों बुला लिया? अरे तुम तो जानती हो ना वो कितनी बड़ी भुक्कड़ है। मैंने इसे नहीं बुलाया, लगता है किसी ने इसको मेरी बर्थडे पार्टी के बारे में बता दिया। ओह गॉड, अब नीलम सारा का सारा खाना खा जाएगी। आनंदी, वो देखो सारा पार्टी का खाना उस साइड है। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं तो चली खाना खाने, तुम भी थोड़ी देर में आ जाना, ठीक है? इतना कहकर नीलम खाना खाने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते नीलम कुछ ही देर में पार्टी का सारा खाना खा जाती है। नीलम को ऐसा खाता देख नीलम के सारे दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, देखा मोहिनी, कैसे इसने कुछ ही देर में पार्टी का सारा खाना खत्म कर दिया। अब हम लोग क्या खाएंगे? इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये पार्टी में आए। अपनी दोस्त के बारे में ऐसा सुनकर आनंदी को बहुत बुरा लगता है और वो किसी को बिना कुछ बताए वहां से वापस आ जाती है। आनंदी के पीछे पीछे नीलम भी पार्टी से वापस आ जाती है। क्या हुआ आनंदी, तुम पार्टी से बिना कुछ किसी से कहे वापस क्यों आ गई? तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में और उल्टा नहीं सुन सकती थी, इसलिए मैं बिना किसी से कुछ कहे पार्टी से वापस आ गई। नीलम, तुम इतना क्यों खाती हो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं? पता है ना, अगर तुम ऐसे ही खाते रहोगी तो तुम्हारा हेल्थ पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इन चीजों का इतना खाना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग मुझे कुछ भी कहें, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तुम ही देखो ना, मैं जितना भी खाना खा लूं मेरा वेट तो बढ़ता ही नहीं है, तो मुझे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नीलम, एक दिन तुम्हारी ये आदत से तुम बहुत पछताओगी। आनंदी के समझाने पर भी नीलम अपने खाने पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और नीलम, आनंदी का कॉलेज भी कंप्लीट हो जाता है। आनंदी एक गरीब परिवार से होती है, जिस वजह से कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आनंदी के माँ बाप उसकी शादी करा देते हैं। सुनिए जी, घर का राशन खत्म हो गया है, माँ जी पिताजी को रोटी देने का समय भी हो गया है, आप जरा जाकर दुकान से राशन ले आइए। लेकिन आनंदी, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, इसमें कितने ही दिन का राशन आ पाएगा? जितने दिन का भी आए आप ले आइए, लेकिन आगे के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आनंदी, तुम फिक्र मत करो, मैंने एक नई जगह काम के लिए बात की है। अगर मेरी उस जगह नौकरी लग गई तो तुम देखना कैसे हमारी सारी परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जाकर अब जल्दी से राशन ले आइए, माँ पिताजी को दवाई भी देनी है। आरव जल्दी से जाता है और दुकान से राशन लेकर आता है, जिसके बाद आनंदी जल्दी से सबके लिए खाना बनाती है और सारा परिवार मिलकर खाना खाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन, हे भगवान, कितने सारे कपड़े हो गए, चलो आज मैं सबसे पहले इन कपड़ों को ही धोती हूँ। आनंदी अपने आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी कि तभी आनंदी की सहेली नीलम आनंदी के पास आती है। नीलम को देखकर आनंदी बहुत हैरान हो जाती है। नीलम, तुम यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? आनंदी, यहीं पास में एक शादी थी तो मैं उसे अटेंड करने के लिए आ गई थी। मैं यहाँ से जा रही थी कि अचानक मुझे तू दिखाई दी। कितना टाइम हो गया ना हम दोनों को मिले हुए, तुम्हारी शादी के बाद तो हम मिल ही नहीं पाए। अरे आनंदी बहू, ये कौन है? माँ जी, ये मेरी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है, इसका नाम है नीलम। हम बहुत समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो क्या अपने दोस्त को बाहर ही खड़ा करोगी या अंदर भी बुलाओगी? आओ बेटा, अंदर आओ। आस्था और आनंदी नीलम को घर के अंदर लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद नीलम और आनंदी बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। काफी समय बीतने के बाद नीलम वापस घर जाने के लिए आनंदी से बोलती है, आनंदी काफी टाइम हो गया, अब मुझे निकलना चाहिए वरना मैं घर जाने के लिए लेट हो जाऊंगी। अरे बेटा, ऐसे कैसे, तुमने तो कुछ भी खाया ही नहीं। आनंदी बहू, चलो जल्दी से अब सबके लिए खाना बना दो। बेटा, तुम खाना खाने के बाद ही जाओगी।
अपने ससुर की बात सुनकर आनंदी डर जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नीलम का खाना तो मेरे ससुराल वाले जानते ही नहीं है। अगर नीलम ने अपने तरीके से ही खाना खाया तो नीलम की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बहू, क्या सोच रही हो? जाओ जल्दी से खाना बनाओ। आनंदी जल्दी से किचन में जाती है और सबके लिए खाना बनाती। खाना बनाने के बाद आनंदी सबको खाना परोसती है। खाना परोसते ही नीलम खाने पर भुक्कड़ों की तरह टूट पड़ती है और देखते ही देखते सारा का सारा खाना खा जाती है। नीलम को ऐसे भुक्कड़ों की तरह खाना खाता देख आनंदी के सास ससुर और पति हैरान रह जाते हैं। आनंदी बहू, तेरी दोस्त इंसान है या राक्षस? देख तो जरा ये कैसे खाना खा रही है, ऐसा लग रहा है जन्मों से खाना ना मिला हो। अरे इसने तो सारा का सारा खाना खत्म कर दिया, अब हम सब लोग क्या खाएंगे? अपनी सहेली के बारे में ऐसे सुन आनंदी को बहुत बुरा लगता है। आनंदी, मुझे चलना चाहिए वरना बहुत लेट हो जाएगा। नीलम जैसे ही घर जाने के लिए बाहर निकलती वैसे ही नीलम के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। नीलम को दर्द में तड़पता देख आनंदी का सारा परिवार नीलम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर नीलम का चेकअप करते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ? नीलम को उसके पेट में अचानक दर्द क्यों होने लगा था? देखिए, हमने उनका चेकअप कर लिया है और रिपोर्ट भी आ गई हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि ओवर ईटिंग की वजह से इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया है और अब इन्हें शुगर की भी प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर की बात सुनकर आनंदी हैरान रह जाती है और वो जल्दी से नीलम से मिलने के लिए उसके पास जाती है, जहां वो देखती है कि नीलम रो रही होती है। आनंदी, देखो ना, डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि मुझे शुगर हो गया, अब मैं क्या करूंगी? नीलम, इसीलिए मैं तुमसे कहती थी कि ज्यादा खाना मत खाया करो। ज्यादा खाना खाने से हमारी बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, हो गई ना तुम्हें शुगर की प्रॉब्लम, अब तुम्हें लाइफ टाइम इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तभी तुम ठीक रहोगी। आनंदी, मुझे माफ कर देना, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। मुझे माफ कर दो आनंदी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब नीलम को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी, जिसके बाद नीलम अब बिल्कुल सुधर जाती है और अपनी डाइट पर अच्छे से ध्यान देती है। देख लीजिए मम्मी जी, सुबह के 8 बज गए हैं मगर अब तक देवरानी जी ने चाय तक नहीं बनाई। आजकल ये अपनी मर्जी की मालकिन हो गई हैं। राधा, अरे ओ राधा, अरे ओ मेरी काली बहू, चाय बना रही है बीरबल की खिचड़ी? बनी नहीं तेरी चाय? बस बन गई माँ जी, अभी लाई। राधा डरती हुई जल्दी से अपनी जेठानी और सास को चाय लाकर देती है। तभी चाय की एक घूंट पीते ही मलाइका उसे थूक देती है। अथू! अरे देवरानी जी, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? पूरी की पूरी चाय पत्ती भरी है इस चाय में। मैं जानती हूँ तुमने ये जानबूझकर किया, क्योंकि तुम मेरे गोरे रंग और मेरी सुंदरता से जलती हो। जेठानी जी, मैं भला आपसे क्यों जलूंगी? मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन जैसा मानती हूँ, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है। बंद करिए झूठा बोलना और जाकर मेरे और मेरी सुंदर सी बहू के लिए दूसरी चाय बना। राधा का रंग बहुत ही काला होने के कारण सौदामिनी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं मलाइका भी सुंदर थी, इसलिए सौदामिनी उसे महंगे से महंगी ख्वाहिश पर खर्च करने पर जरा भी नहीं सोचती। सौदामिनी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अनुराग और छोटा बेटा ललित। अनुराग बहुत पढ़ा लिखा था, इसलिए घर का बिजनेस वही संभालता था। वहीं ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण ललित 10-10 रुपए कमाने के लिए प्याज की बोरियां ढोता था। राधा, जरा एक गिलास पानी तो लाना, बहुत प्यास लगी है। अभी लाई। ये लीजिए जी पानी। राधा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ये कहकर राधा रसोई में आती है, जहाँ कढ़ाई पतीले सब खाली पड़े थे। हे भगवान, खाने को तो कुछ बचा ही नहीं। लगता है जेठानी जी सारा खाना अपने कमरे में लेकर चली गई। क्या करूं, बनाने के लिए सब्जी भी नहीं, बस यही 2 प्याज हैं। एक काम करती हूँ, ललित जी के लिए प्याज के पराठे बना देती हूँ। कुछ ही पलों में राधा गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाकर अपने पति को परोसती है। माफ करना जी, खाना खत्म हो गया था इसलिए मैंने प्याज के पराठे बना दिए। राधा, इतने स्वादिष्ट प्याज के पराठे के साथ सब्जी की क्या जरूरत? इसके स्वाद के आगे सब्जी भी फीकी है। ललित पेट भरकर प्याज के पराठे खाता है। इतने में सौदामिनी वहां आकर कहती है, क्यों रे ललित, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के सिवा और कोई काम धंधा नहीं सूझता क्या तुझे? माँ, तुम हर वक्त पैसे के लिए क्यों खिटपिट करती हो? मुझे खा तो लेने दो। मैं कौन सा तेरे आगे से तेरी खाने की थाली छीन रही हूँ? एक तो तू इस काली कलूटी गरीब को अपनी मर्जी से शादी करके ले आया। अरे मनहूस है ये तेरे लिए, छोड़ दे इसे। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं देवर जी। अरे जब से ये काली देवरानी आपकी जिंदगी में आई है तब से आपकी जिंदगी खा गई है। इसे छोड़ दीजिए और मेरी सहेली स्वीटी से शादी कर लीजिए। वो इस घर में देवरानी बनकर आएगी तो भर भर कर दहेज लाएगी। बस कीजिए जेठानी जी, मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझती थी, मगर आप तो मेरा घर तोड़ना चाहती हैं।
ये कहकर राधा बहुत रोती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। राधा, आंखें खोलो राधा। राधा, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ ही देर में ललित डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर राधा का चेकअप करके कहता है, मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। राधा के माँ बनने की बात सुनकर ललित बहुत खुश होता है, मगर मलाइका अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर अपनी काली देवरानी के बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी, वरना इसका बच्चा मेरे होने वाले बच्चे का हिस्सा खा जाएगा। राधा की दुख भरी जिंदगी में अभी खुशियां आना शुरू हुई थी कि कुछ ही महीनों बाद घर लौटते वक्त आपे से बाहर हुई ट्रक ललित को कुचल कर चली गई। देख लीजिए मम्मी जी, आखिर इस काली देवरानी ने देवर जी को हमसे छीन ही लिया। ये और इसका बच्चा दोनों इस घर के लिए मनहूस हैं। इन्हें घर से निकाल दीजिए। मलाइका के भड़कावे में आकर सौदामिनी अपनी गर्भवती बहू को घसीटते हुए घर से निकाल देती है। माँ जी रुक जाइए, मुझे घर से मत निकालिए, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? जाकर सड़कों पर भीख मांग, तुझ काली कलूटी के लिए अब मेरे घर में कोई जगह नहीं। राधा रोते हुए घर से निकल जाती है और भूखे प्यासे सड़कों पर इधर से उधर भटकती रहती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मैं गर्भवती हूँ, इस हालत में मेरा भूखा रहना मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं। मुझे प्याज के पराठे बनाना आता है, क्यों ना मैं प्याज के पराठे बना कर बेचूं, मगर उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अचानक राधा देखती है कि गरीब औरतें मलबा ढो रही हैं। राधा वहाँ काम मांग कर कई दिन तक मलबा ढोकर पैसे इकट्ठा करती है। फिर फुटपाथ के किनारे पर प्याज के पराठे का ठेला लगाकर कड़ी धूप में खड़ी होकर लोगों के आने का इंतजार करती है। सुबह से दोपहर हो गई, मगर अब तक कोई भी मुझ गरीब के प्याज के पराठे खाने नहीं आया। मुझे पराठे की कीमत घटानी होगी, तभी ग्राहक आएंगे। राधा कम कीमत पर प्याज के पराठे बेचना शुरू करती है, जिसे फुटपाथ के रास्ते से आने जाने वाले लोग वहां रुककर गरीब काली बहू के प्याज के पराठे खाते हैं। अरे ओ बहन जी, जरा जल्दी से 2 प्याज के पराठे खिलाना। अभी देती हूँ भाई साहब। राधा झटपट से गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाकर ग्राहक को देती है। अरे वाह बहन जी, ये प्याज के पराठे तो बड़े ही स्वादिष्ट और करारे हैं। अरे भाई वाह, खाकर मजा आ गया। 2 और प्याज के पराठे देना। ये लो भैया। शुरुआत के कुछ दिन तक तो राधा के ठेले पर प्याज के पराठे खाने वाले इक्के दुक्के लोग ही थे, मगर अब प्याज के पराठे के स्वाद के कारण ग्राहकों की भीड़ सारा दिन राधा के ठेले पर जमी रहती। बहन जी, जल्दी से 4 गर्मा गर्म प्याज के पराठे दे दो। और 6 प्याज के पराठे हमें भी। जी अभी देती हूँ। ये लीजिए आपके 4 प्याज के पराठे और ये आपके 6 प्याज के पराठे। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। अब राधा का छोटा सा प्याज पराठे का ठेला प्याज पराठे के बड़े ढाबे में बदल जाता है और राधा को गर्भावस्था का आखिरी महीना लग जाता है। भगवान, आपकी दया से मुझ बदकिस्मत काली गरीब बहू का प्याज पराठा का व्यापार अच्छा खासा जम चुका है, मगर मुझे 9वां महीना लग चुका है। मुझे ऐसे ईमानदार इंसान की जरूरत है जो मेरे प्याज के पराठे की दुकान को ईमानदारी से चलाए। मेरे ना होने से मेरे प्याज के पराठे की ये दुकान बंद ना हो जाए। राधा अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसे भिखारिन के भेष में फटी चिटी साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत अंदर आते दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि राधा की सास सौदामिनी होती है। माँ जी, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? राधा के पूछने पर सौदामिनी फूट फूट कर रोते हुए उसे सारी बात बताने लगती है। तेरे जाने के बाद बड़ी बहू ने मुझसे नौकरों की तरह काम कराया, दाने दाने के लिए भी तरसाया और मुझे घर से निकाल फेंका। मैंने तेरी जेठानी की बातों में आकर अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दे बहू। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए। बड़ों का हाथ छोटों को आशीर्वाद देने के लिए उठता है, माफी मांगने के लिए नहीं। राधा अपनी गरीब सास को अपने पास रख लेती है। अब दोनों सास बहू साथ मिलकर प्याज पराठे बनाती हैं और बेचती हैं। कुछ दिनों बाद राधा एक बेटे को जन्म देती है। उस दौरान पूरा वक्त राधा की सास अकेले ही प्याज पराठे का व्यापार संभालती है। राधा के हाथों का प्याज पराठे का जादू सौदामिनी के हाथों में उतर आता है, जिससे राधा की गैर मौजूदगी में भी प्याज पराठे खाने वाले ग्राहकों की भीड़ जरा भी नहीं घटती। दोनों सास बहू खुशी से साथ में प्याज के पराठे बेचती। फिर एक दिन मलाइका वहां आती है और अपनी काली देवरानी के पैरों में गिरकर कहती है, मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्रेगनेंसी की हालत में मैंने तुम्हें घर से निकलवा दिया ताकि खुद अकेले उस घर पर राज कर सकूं, मगर मेरी गलती के कारण आज वो घर भी मेरा नहीं रहा। सब कुछ छिन गया, मैं सड़क पर आ गई हूँ, मुझे अपने पास कोई काम दे दो। ऐसा कहते हुए मलाइका जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद राधा कहती है,
बस कीजिए जेठानी जी, जो हो गया उसे जाने दीजिए। मैंने आपको माफ कर दिया। आप चाहे तो यहाँ काम कर सकती हैं। राधा मलाइका को माफ कर देती है, जिसके बाद मलाइका अपनी देवरानी के प्याज के पराठे के व्यापार में पूरी मेहनत करती है, जिससे अब बहुत ही दूर दूर के लोग वहाँ पर प्याज पराठे खाने आते हैं।